हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अजय रावत एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है साथी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के मेटल प्लेटिंग प्रोसेस पे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी यूज किए जाते हैं। आइए साथियों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल प्लेटिंग प्रोसेस पे। तो मेटल प्लेटिंग प्रोसेस आखिर होता क्या है, पहले उस चीज को हमें समझना होगा, जो कि मैंने इस डेफिनेशन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ। मेटल प्लेटिंग इज अ थिन लेयर ऑफ मेटल दैट हैज बीन एडेड टू द आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मटेरियल। इट इज अ सरफेस कवरिंग प्रोटेक्टिंग प्रोसेस बाय विच ए मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अ कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव सरफेस। तो साथियों, यहाँ पे मेटल प्लेटिंग की बात जब होती है, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। मेटल प्लेटिंग प्रोसेस में एक मेटल की जो लेयर होती है वो चढ़ाई जाती है किसी भी नॉन कंडक्टिव या कंडक्टिव सरफेस के ऊपर। मेटल की जो लेयर होती है, ये एक सरफेस कवरिंग का, प्रोटेक्टिंग कवर का काम करती है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की जो प्लेटिंग है वो चढ़ाई गई है। जहाँ पे ज्वेलरी आइटम्स होते हैं, उस तरह पे भी वहाँ पे भी मेटल प्लेटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में तो काफी ज्यादा यूज है। इसके अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी प्लेटिंग का यूज होता है। जो बार्स होती हैं उनमें प्लेटिंग चढ़ाई जाती है। और इस तरह ना जाने अनगिनत यूज है प्लेटिंग प्रोसेस के, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मेटल प्लेटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि मेटल प्लेटिंग प्रोसेस आखिर कितने तरह का है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद जो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। थर्ड नंबर पे साथियों आता है इमर्सन प्लेटिंग, देन कार्बोराइजिंग, फिजिकल वेपर डिपोजिशन, प्लाज्मा स्ट्रे कोटिंग। तो साथियों, यहाँ पे जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की। मेटल प्लेटिंग प्रोसेस में बहुत सारे टाइप्स हैं, और हम इतने सारे टाइप्स को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेस क्या होता है और कैसे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में ये एक ऑटो कैटलिस्टिक केमिकल प्रोसेस है और इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में हमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में। साथियों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो हम प्रोसेस तो समझते हैं, एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि जार है। ठीक है, इस जार में हम एक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे स्पून यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस स्पून पे बेसिकली हमें क्या सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। और इस स्पून पे जो कि डेफिनेशन कहती है कि हमें किसी भी कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव मेटेरियल की दूसरे मेटेरियल की प्लेटिंग को हम चढ़ाते हैं। तो ये सिमिलर एग्जांपल है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिल्वर की एक प्लेट है और यहाँ पे स्पून है। इसका मतलब ये है कि इस स्पून के ऊपर हमें सिल्वर प्लेटिंग करनी है। इस जार में हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें क्या एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट हमें होती है। नंबर वन, हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है। नंबर टू में हमें प्लेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी प्लेटिंग हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजी, एजी का मतलब सिल्वर है। सिल्वर की प्लेटिंग हमें करनी है स्पून के ऊपर, और स्पून यहाँ पे लगाया हुआ है। तो साथ ही इसमें होता क्या है, देखिए, स्पून को बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेटिंग करनी होती है, उसे हमें कैथोड बनाना होता है। और जिस मटेरियल की प्लेटिंग करनी है, उसको हमें एनोड बनाना होता है। तो ये कैथोड और एनोड कैसे बनते हैं साथियों, ये बेसिकली डीसी बैटरी की हेल्प से या डीसी पावर की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। जब हम डीसी बैटरी का यूज करते हैं, तो डीसी बैटरी में का एक कनेक्शन हम देते हैं मटेरियल के ऊपर। जिस मटेरियल की को हमें चढ़ाना होता है, तो वो बेसिकली आपका बनेगा एनोड। और जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के मटेरियल के ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, वो बनेगा आपका कैथोड। जब ये प्लेटिंग चढ़ेगी इसके ऊपर, तो इसके लिए वो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मीडियम क्या होगा, वो मीडियम बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर में जैसे आप देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, वो मीडियम है। तो कंडीशन ये है कि जिस भी मटेरियल की हमें प्लेटिंग करनी होती है, उसी मटेरियल का हमें सॉल्यूशन लेना होता है। तो यहाँ पे हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम सिल्वर का ही सॉल्यूशन यानी कि सिल्वर नाइट्रेट हमने AgNO3 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है। सेकंड एग्जांपल में हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपर की प्लेटिंग करनी है।
कॉपर की प्लेटिंग करनी है किसी सेकेंडरी मटेरियल के ऊपर, दूसरे मटेरियल के ऊपर, तो हमने कॉपर को एनोड बनाया हुआ है और दूसरे मटेरियल को, दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है उसे हमने कैथोड बनाया हुआ है। और जो हमने यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि हमें कॉपर की प्लेटिंग करनी थी, इसलिए हमने सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का ही लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसी मटेरियल का सॉल्यूशन लेना होता है जिसकी प्लेटिंग हमें करनी होती है। ऐसे साथियों डेफिनेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल्सो नोन एज electrochemical deposition or electrodeposition is a process of producing a metal coating on a solid substrate through the reduction of cations of the metal by means of direct electric current। इसलिए होता क्या है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक या डीसी करंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। डेफिनेशन भी यही कहती है कि आपको करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट है जिसके जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी होती है उसे हमें कैथोड बनाना है, और जिस मटेरियल की हमें प्लेटिंग करनी है उसको हमें क्या करना होता है, उसे हमें एनोड बनाना होता है। ये सारी प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहलाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की हेल्प से हम किसी भी कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव सरफेस के ऊपर हम एक दूसरे मटेरियल की प्लेटिंग कर सकते हैं। साथियों अब समझते हैं इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग एक ऑटो कैटेलिस्टिक प्रोसेस है और इसमें इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी करंट, तो इसमें किसी भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसमें ऑटो कैटेलिस्टिक प्रोसेस होने की वजह से इसलिए क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है और हीट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस की हेल्प से ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेटिंग करते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नट का एग्जांपल दिया हुआ है, नट के ऊपर प्लेटिंग करनी है निकिल की। तो निकिल की प्लेटिंग करने के लिए इसमें क्या है कि हमें निकिल के सॉल्यूशन, जो कि निकिल क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है, निकिल क्लोराइड के सॉल्यूशन लिया हुआ है और इसे जब आप हीट देते हैं तो कैटेलिस्टिक प्रोसेस, जो ऑटो कैटेलिस्टिक प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो निकिल होता है, निकिल इस सॉल्यूशन से निकिल रिलीज होता है और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कोटिंग को चढ़ा देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि नट के ऊपर हमें निकिल कोटिंग मिल जाती है। साथियों इलेक्ट्रोलेस स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलेस स्प्लिटिंग खासकर नॉन कंडक्टिव सरफेस के ऊपर काम करती है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा साथियों आंसर ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है अगर वो कंडक्टिव सरफेस है तो वो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की हेल्प से हो सकती है। लेकिन बहुत सारी सरफेस आज के टाइम में हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स हैं, सिरेमिक्स हैं, ग्लास एक्सेट्रा, इनके ऊपर भी कोटिंग होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये तो नॉन कंडक्टिव सरफेस है, इनके ऊपर कोटिंग कैसे होगी? तो इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग की हेल्प से ही होती है, क्योंकि हम यहाँ पे इनको कैथोड या एनोड इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिव सरफेस है। साथियों तो प्लास्टिक, सिरेमिक्स और ग्लास जहां पे भी आपको इस तरह की सरफेस के ऊपर प्लेटिंग दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी क्या है साथियों, इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग कहलाए। आज के टाइम में ऑटोमोबाइल में प्लास्टिक का काफी यूज होता है, प्लास्टिक के ऊपर प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो वहां पे प्लेटिंग जब हम करते हैं तो हम इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग की हेल्प से हम प्लेटिंग करते हैं। सिमिलर वे में साथियों आप मोबाइल कवर्स होते हैं, मोबाइल कवर्स में भी आप देखते हैं कि आजकल प्लेटिंग आपको मिलती है, तो वो प्लेटिंग भी इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग की हेल्प से ही की जाती है। इसी तरह बहुत सारे पॉलीमर टॉयज हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो इन तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, खासकर प्लास्टिक है, सिरेमिक्स है, निकल है, अगर आपको इस तरह की सरफेस के ऊपर प्लेटिंग मिलती है तो आप समझ जाइए कि इस तरह के प्रोसेस में इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग का यूज किया गया है। साथियों अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग का हम कंपैरिजन करें तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं। देखिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग का पॉइंट टू पॉइंट हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि हमने पीछे बताया है, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें डीसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग ये कैटेलिस्टिक प्रोसेस है, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये एक नॉन कैटेलिस्टिक प्रोसेस है। आपकी इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग है ये कंडक्टिव के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और आइसोलेटिंग मटेरियल के लिए यूज की जाती है। आइसोलेटिंग का मटेरियल ये है कि कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों तरह की सरफेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ हमें केवल जो कंडक्टिव सरफेस है उसी के ऊपर हम प्लेटिंग कर सकते हैं। साथियों बहुत सारे डिजाइन ऐसे होते हैं पार्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे होलो पार्ट से ब्लाइंड होल्स होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छी तरीके से काम करती है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि होलो पार्ट्स के ऊपर बेसिकली प्लेटिंग चढ़ती नहीं है या वहां पे प्लेटिंग जाती नहीं है, तो वहां पे ये दिक्कत आती है। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में हमें कांस्टेंट थिकनेस मिलती है, जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें कांस्टेंट थिकनेस नहीं मिलती है।
तो जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके चारों तरफ कुछ प्लेटिंग हमने की गई है किसी मटेरियल की, तो काफी स्मूथ सरफेस है और इवन सरफेस है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक निकल आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोनिकल में क्या है कि निकल कहीं पे चढ़ा है, यहाँ पे चढ़ा है, कहीं पे नहीं चढ़ा है, अनइवन सरफेस है। तो अगर हम दोनों का कंपेयर करें, दोनों के कंपेरिजन में पता चलता है कि इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग जो है वो कंपेयर टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव दोनों तरह के मटेरियल के ऊपर, दोनों तरह की सरफेस के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से और अच्छी तरीके से काम करते हैं। और इवन जो होलो पार्ट्स होते हैं, जो ब्लाइंड होल्स होते हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग काफी अच्छे से काम करती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल प्लेटिंग। तो इंडस्ट्री में एज ऑन डेट कितने तरह के प्लेटिंग से यूज किया जाता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, इंडस्ट्री में इन जनरल जो प्लेटिंग यूज की जाती है वो है क्रोम प्लेटिंग, हार्ड क्रोम प्लेटिंग, निकल प्लेटिंग, निकल क्रोम प्लेटिंग, कैडमियम प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग और टिन प्लेटिंग। साथियों, इसके अलावा और भी काफी सारी प्लेटिंग का यूज किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में जो जनरली यूज की जाती है उन्हीं प्लेटिंग की हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले क्रोम प्लेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, क्रोम प्लेटिंग क्या है? क्रोम प्लेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्रोमियम टू अनदर मेटल ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमियम की लेयर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। और इसमें जो हम यूज करते हैं, क्रोमिक एसिड जो यूज करते हैं सॉल्यूशन, वो एक हेक्सावेलेंट क्रोमियम कहलाता है। इसके अलावा जो ट्राइवेलेंट क्रोमियम बाथ्स which consist largely of chromium sulfate और chromium chloride are another option for industrial purpose। तो मैं इसे सिंपल वे में समझाता हूँ साथियों। बेसिकली यहाँ पे ये बात की गई है कि क्रोम प्लेटिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एक क्रोमिक एसिड होता है। क्रोमिक एसिड को हम बेसिकली हेक्सावेलेंट क्रोमियम के रूप में भी जानते हैं। और इसके अलावा हेक्सावेलेंट के अलावा ट्राइवेलेंट क्रोमियम का भी यूज किया जाता है। और ट्राइवेलेंट क्रोमियम में जो सॉल्यूशन यूज होता है, क्रोमियम सल्फेट या क्रोमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि क्रोम प्लेटिंग होती है। ये साथियों, इस तरह की सरफेस अगर आपको कहीं भी दिखती है तो आप समझ सकते हैं ये क्रोम प्लेटिंग का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं साथियों हार्ड क्रोम प्लेटिंग की। देखिए, हार्ड क्रोम प्लेटिंग क्या है? हार्ड क्रोम प्लेटिंग ही है, केवल इसमें हैवी कोटिंग ऑफ क्रोमियम को यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे आपको थिन लेयर की रिक्वायरमेंट है क्रोमियम की, तो वो आप सिंपल क्रोम प्लेटिंग से कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपको थिक लेयर चाहिए, थिक मतलब एक मोटी लेयर चाहिए, वहां पे आप हार्ड क्रोम प्लेटिंग का यूज करेंगे। आपका क्वेश्चन साथियों ये होगा कि हम हमें एक थिक लेयर क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि थिक लेयर से आपको क्या मिलता है? आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है। और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पिस्टन रिंग है, हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड्स हैं, थ्रेड गाइडेड हैं, मोड्स हैं, तो यहाँ पे हमें थिक लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पे थिक लेयर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हमें हार्ड क्रोम प्लेटिंग को ही चूज करना पड़ेगा, और हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं होते हैं। खासकर अगर मैं आपको बात करता हूँ व्हील्स की, ऑटोमोटिव में व्हील्स है, देखिए, तो व्हील्स के ऊपर जो आपको प्लेटिंग मिलती है वो एक अच्छा एग्जांपल है हार्ड क्रोम प्लेटिंग का। क्योंकि आप जब व्हील एक ऐसा गाड़ी का पार्ट होता है जो कि काफी ज्यादा पानी के टच में आता है और चांसेस होते हैं कि रस्ट लग जाए, अलग अलग तरह के कीचड़ में, पानी में जाएगा, तो वहां पे एक हार्ड क्रोम प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है। अगर हम सिंपल क्रोम प्लेटिंग करेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत कम होगी, और हार्ड क्रोम प्लेटिंग से ही हम एक ड्यूरेबिलिटी वहां पे दे पाएंगे। तो साथियों, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रो कॉन्स की बात करते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल हार्ड क्रोम प्लेटिंग के जो हम अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये हाई ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है और अच्छा लुब्रिसिटी भी यहाँ पे मिलती है। जबकि आप इससे नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो शो सरफेस डिफेक्ट्स और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। हार्ड क्रोम प्लेटिंग एक वाक्य में ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफी ज्यादा सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है कि सरफेस डिफेक्ट्स भी काफी दिखाई देते हैं जब हम हार्ड क्रोम प्लेटिंग करते हैं। साथियों, हम क्रोम प्लेटिंग के एडवर्स इफेक्ट की बात करनी भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट आज के टाइम में एक बर्निंग सब्जेक्ट है। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं करते हैं तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए खतरा पैदा करते हैं, डेंजर पैदा करते हैं। और जब हम क्रोम की बात करते हैं तो क्रोम बेसिकली क्या है? टॉक्सिक कंपाउंड है। क्रोम कंपाउंड एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में आपका जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है वो बैन हो चुका है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो वहां पे इवन इंडिया में भी
हेक्सावेलेंट क्रोमियम आज की डेट में बैन है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम अगर बैन है तो फिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट साथियों है ट्राइवेलेंट क्रोमियम। तो ट्राइवेलेंट क्रोमियम के जो प्रोसेस है वो 500 टाइम्स लेस टॉक्सिक है। इसका मतलब यह है कि हेक्सावेलेंट के कंपैरिजन में 500 टाइम्स कम टॉक्सिक होता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एज ऑन डेट केवल ट्राइवेलेंट क्रोमियम का ही यूज किया जाता है, और ये हेक्सावेलेंट क्रोमियम को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काफी हार्मफुल है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आज की डेट में अगर आपको कहीं पे प्लेटिंग प्रोसेस दिखता है या क्रोम प्लेटिंग चढ़ती हुई दिखती है तो आप समझ जाइए कि वहां पे 99% केसेस में ट्राइवेलेंट क्रोमियम का ही यूज किया गया है। साथियों, बात करते हैं निकल प्लेटिंग की। निकल प्लेटिंग जैसे क्रोम प्लेटिंग एक पॉपुलर प्लेटिंग है, ऐसे भी निकल क्रोम प्लेटिंग भी पॉपुलर प्लेटिंग है। निकल क्रोम प्लेटिंग बेसिकली होता क्या है? निकल क्रोम प्लेटिंग का जो कलर होता है और जो क्रोम प्लेटिंग का कलर होता है, काफी इसमें समानताएं होती हैं, या काफी ज्यादा आपको सिमिलरिटी दिखती है। केवल एक फर्क होता है कि निकल प्लेटिंग हल्का येलोइश कलर होता है, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है वो सिल्वर कलर देता है। तो जैसे कि इस पिक्चर में, इस फोटो में आप इजिली समझ सकते हैं कि ये क्रोम प्लेटिंग है और ये निकल प्लेटिंग है। ठीक है। निकल प्लेटिंग एक इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग है। जनरली जो निकल चढ़ाई जाती है वो एक इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग के फॉर्म में चढ़ाई जाती है। देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग का अंतर क्या है। बहुत सिंपल अंतर है कि ये डिपेंड करता है कि जिस सरफेस के ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है वो सरफेस कंडक्टिव है या नॉन कंडक्टिव है, राइट। अगर कंडक्टिव सरफेस है तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हैं, या अगर वो नॉन कंडक्टिव है तो हमें इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग को ही चूज करना पड़ेगा। हालांकि इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में बेनिफिट यह है कि उसके लिए कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव की बाउंडेशन नहीं होती है। इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग दोनों में ही हेल्पफुल होती है। जनरली जो निकल प्लेटिंग यूज की जाती है वो एज ए इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग में काफी यूजफुल है। और इसमें जो निकल प्लेट्स, अगर मैं यूज की बात करता हूँ तो निकल प्लेटिंग ऑफन कोट्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कटलरी है, डोर नॉब्स हैं, या फिक्चर्स हैं, घर के फिक्चर, शावर फिक्चर्स होते हैं, तो वहां पे आपको निकल प्लेटिंग आपको चढ़ी हुई, ये देखिए इस तरह की चढ़ी हुई प्लेटिंग आपको दिखेगी। इस तरह का आपको जो अपीयरेंस दिखाई देगा प्लेटिंग का, वो इस तरह का अपीयरेंस दिखाई देगा जो कि हल्का येलोइश व्हाइट होता है। आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस निकल प्लेटिंग में किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? तो निकल फास्फोरस इसमें यूज किया जाता है। और लगभग ये जो निकल फास्फोरस होता है 2 से 14% के आसपास ये होता है सॉल्यूशन में। जितना ज्यादा हम फास्फोरस रखेंगे तो हमें कोरेजन रेजिस्टेंस और इंड्योरेंस एनहेंस हार्डनेस मिलती है, जबकि लोअर लेवल के फास्फोरस से सोल्युबिलिटी और जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हम प्रिजर्व कर पाते हैं। साथियों, अब इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोलेस निकल प्लेटिंग में बात करेंगे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि हाई कोरिजन रेजिस्टेंस में मिलती है और यूनिफॉर्म कवरेज ऑफ पार्ट्स में मिलता है। इसका मतलब है कि हमारी जो लेयर होती है वो एक यूनिफॉर्म कवरेज हमें देगी, इवन लेयर होगी। निकल प्लेटिंग एक हाई कोरिजन रेजिस्टेंस हमें देती है, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कोरिजन से काफी लंबे टाइम तक हम बचा के रख सकते हैं। और नेगेटिव की बात करते हैं तो सॉफ्टर देन क्रोम, ये क्रोम के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, यानी कि इसकी अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो क्रोम जो है वो निकल से ज्यादा ड्यूरेबल है, और निकल एक कम ड्यूरेबिलिटी देता है। साथियों, इसके अलावा इन दोनों की प्रो कॉन्स को देखते हुए इंडस्ट्री में निकल क्रोम प्लेटिंग का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, निकल क्रोम प्लेटिंग के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि निकल, काफी ज्यादा मैंने इसमें लिखा है बट मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि निकल क्रोम प्लेटिंग का यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि निकल के कुछ प्रो हैं, निकल कोटिंग के कुछ प्रो कॉन्स होते हैं, सिमिलरली क्रोम प्लेटिंग के कुछ प्रो कॉन्स होते हैं। जहाँ पे हमें इन दोनों के ही बेनिफिट्स को लेना होता है वहाँ पे निकल क्रोम प्लेटिंग का यूज किया जाता है। निकल क्रोम प्लेटिंग में बेसिकली होता क्या है, निकल क्रोम प्लेटिंग में सबसे पहले निकल की लेयर होती है, और निकल के ऊपर, यानी कि हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में हम निकल की लेयर पहले लगाएंगे और निकल के ऊपर क्रोम की लेयर लगाएंगे। बहुत सारी जगह में और अच्छी ड्यूरेबिलिटी देने के लिए सबसे नीचे बेस लेयर में कॉपर का भी यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि निकल क्रोम प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ है? देखिए, निकल क्रोम प्लेटिंग की सबसे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में से यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाई ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और वहाँ पे देखिए अपीयरेंस, अगर आप ऑटोमोटिव की बात करते हैं, आप अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे अपीयरेंस मैटर करता है।
तो आप कोई भी ऐसी गाड़ी लेना पसंद नहीं करेंगे जिसकी अपीयरेंस जो है वो कुछ ही टाइम के बाद आपको डल लगने लगे। तो वहां पे आपको एक लंबी ड्यूरेशन के लिए उसकी जो सरफेस फिनिश को मेंटेन करना होता है, इसीलिए निकल क्रोम प्लेटिंग का यूज किया जाता है। तो निकल क्रोम प्लेटिंग में हमें सबसे ज्यादा अच्छी लाइफ मिलती है और एक सुपीरियर कोरिजन प्रोटेक्शन हमें देता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे हमें देखने में कैसी लगती है, तो देखने में बेसिकली आपको क्रोम प्लेटिंग जैसा ही आपको फील आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि नॉर्मल क्रोम प्लेटिंग या निकल क्रोम प्लेटिंग में क्या फर्क है देखने में। क्योंकि क्या होता है कि निकल की लेयर नीचे आ जाती है, उसके ऊपर कॉपर क्रोम की लेयर ऊपर आती है। तो या मैं कह सकता हूँ कि निकल प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग के बीच का एक आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरह से निकल क्रोम प्लेटिंग की जाती है। साथियों, कॉपर प्लेटिंग की बात करते हैं। इंडस्ट्री में एक काफी ज्यादा एक अलग तरह की प्लेटिंग का भी यूज किया जाता है, जिसे हम कॉपर प्लेटिंग कहते हैं। ये भी काफी पॉपुलर है। और कॉपर प्लेटिंग जो यूज की जाती है, काफी सारी हमें रिक्वायरमेंट होती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कॉपर प्लेटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पे कॉपर क्या है, आपको एक अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, आपको मालूम है। और अच्छी कंडक्टिविटी होने की वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कंडक्टिविटी को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे कॉपर प्लेटिंग का यूज किया जाता है। खासकर आपके जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, पीसीबी जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे इस तरह की प्लेटिंग बहुत पॉपुलर है। अच्छी हाई प्लेटिंग एफिशिएंसी एंड लो मटेरियल कॉस्ट में कॉपर वन ऑफ द लेस एक्सपेंसिव मेटल टू प्लेट विद, क्योंकि अच्छी प्लेटिंग एफिशिएंसी देता है और मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ा कम होती है, तो इसीलिए ये काफी पॉपुलर इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं कॉपर प्लेटिंग कितने तरह की होती है। देखिए, बेसिकली अल्कलाइन, माइल्डली अल्कलाइन और एसिड, तीन तरह की प्लेटिंग, तीन तरह के टाइप्स कॉपर प्लेटिंग में होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए, हाई अल्कलाइन लेवल डिलीवर सुपीरियर थ्रोइंग पावर बट रिक्वायर लोअर करंट डेंसिटी एंड एनहेंस सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो अगर आप हाई अल्कलाइन की बात करेंगे तो वहां पे आपको सुपीरियर पावर, थ्रोइंग पावर होती है इसमें। यानी कि थ्रोइंग पावर का मतलब है कि आपके जो सरफेस है उस पर अच्छी, आपको कम टाइम में एक अच्छी थिकनेस मिलती है, नंबर वन। अच्छी डेंसिटी मिलती है, लेकिन इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि आपको जो आपके हेल्थ इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो कि अगर वो आपके प्रोसेस में आपको उनको अगर साइनेट, हाई साइनेट मिलता है जो कि नॉर्मली अल्कलाइन में होता है, तो एक हेल्थ हैजार्ड के फॉर्म में आपको एक नॉन कन्फर्मिटी या आपको एक सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटर है कि आप इसमें अल्कलाइन का कम से कम यूज करें। लेकिन होता है इंडस्ट्री में तीनों तरह की प्लेटिंग प्रोसेस का, अल्कलाइन, माइल्डली अल्कलाइन और एसिड, तीनों तरह के टाइप्स का यूज किया जाता है। साथ ही जिंक प्लेटिंग की बात करते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर प्लेटिंग है मॉडर्न इंडस्ट्री में। क्योंकि जिंक प्लेटिंग क्या है, समझे तो लगभग मैं ये कहूँगा कि 80% प्लेटिंग जिंक प्लेटिंग यूज की जाती है। क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज है, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। और बेसिकली जिंक प्लेटिंग का जो फंडामेंटल होगा गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस से ही निकलता है, जो कि आपने शायद अपने साइंस की बुक में गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में समझा होगा। जिंक प्लेटिंग को चढ़ाने की प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और इसमें बेसिकली सरफेस प्रिपरेशन, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सरफेस प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, जिंक, बाद में जिंक की प्लेटिंग करते हैं। तो सरफेस प्रिपरेशन में साथ में क्या होता है, डिग्रीजिंग होती है, रिंसिंग होती है, पिकलिंग होती है। रिंसिंग है, फ्लक्स सॉल्यूशन है, डाइंग है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। डिग्रीसिंग का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है पहले उसको डिग्रीसिंग करेंगे। डिग्रीसिंग का मतलब उसमें से ग्रीस और अदर इम्प्योरिटीज हटाते हैं। रिंसिंग करते हैं यानी कि क्लीनिंग होती है। पिकलिंग करते हैं। पिकलिंग का मतलब जो एसिडिक या एल्कलाइन कोई भी अगर ऐसा इफेक्ट है उसे कम करते हैं। इस पर रिंसिंग अगेन क्लीन करते हैं। फ्लक्स सॉल्यूशन करते हैं यानी कि बेस मटेरियल एक हम देते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर जिंक बाद में डालते हैं। इस तरह से लास्ट में कूलिंग एंड इंस्पेक्शन करते हैं, हमारी जिंक प्लेटिंग पूरी होती है। तो अगर आप जिंक प्लेटिंग को समझें या कहीं पे लोग बात कर रहे हो कि भाई गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, तो आप सिंपल समझिए गैल्वेनाइजिंग का मतलब है कि वहाँ पे जिंक प्लेटिंग हो रही है। ठीक है। और जिंक प्लेटिंग का आपको जो कलर होता है, डिफरेंट बेस के साथ डिफरेंट कलर आपको मिलता है। देखिए, आप इंडस्ट्री में आपको येलो जिंक भी मिलेगा, आपको ब्लैक जिंक भी देखने को मिलेगा, क्लियर जिंक भी देखने को मिलेगा और एसिड जिंक भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट तरह के जिंक के एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्मली आप जितने तरह के आप नट बोर्ड्स देखते हैं तो उसमें जो प्लेटिंग आपको दिखती है वो एक जिंक प्लेटिंग ही होती है। इस तरह की सरफेस भी आपको देखने को मिल सकती है जिंक प्लेटिंग के ऊपर। तो जहां पे भी अगर आपको ये सुनने में आया कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज हो रहा है, तो समझ जाए कि वहाँ पे जिंक प्लेटिंग का यूज होता है। साथियों, इसके अलावा कैडमियम प्लेटिंग भी काफी पॉपुलर है।
कैडमियम प्लेटिंग एरोस्पेस इंडस्ट्री में और मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्री में कैडमियम प्लेटिंग का काफी ज्यादा यूज होता है, काफी अच्छी प्रोटेक्शन देती है। और इसके साथ बेनिफिट ये है कि अगर हम किसी अदर प्लेटिंग के ऊपर इसको चढ़ाते हैं तो हमें काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है। इसे अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह की प्लेटिंग, हमें इस तरह का जो हमें विजुअल अपीयरेंस है, इस तरह की हमें जो कलर दिखता है, ये कैडमियम प्लेटिंग को दिखाता है। काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज की जाती है। साथ ही टिन प्लेटिंग एक अलग तरह की प्लेटिंग है जो भी यूज की जाती है, काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है। और टिन प्लेटिंग में आपको जो शेड मिलती है वो उस तरह की शेड मिलती है, जितने भी आपको थंबनेल्स मिलेंगे या अगर आपको इलेक्ट्रिकल काफी इक्विपमेंट मिलेंगे उस तरह में आपको टिन प्लेटिंग काफी ज्यादा मिलती है। अब साथियों क्वेश्चन ये आता है कि जजमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर हम कॉस्ट के हिसाब से बात करें, कॉस्ट वाइज बात करें, तो मैंने एक चार्ट एक यहाँ पे लगाया। इस चार्ट के हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपका जिंक ट्राइवेलेंट ब्रोमेट है, ये सबसे कम कॉस्ट है। देखिए कॉस्ट डिपेंड करेगी उससे थिकनेस के ऊपर कि कितनी थिकनेस आपको चढ़ानी है। 8 माइक्रोन की आप थिकनेस चढ़ाते हैं जिंक ट्राइवेलेंट ब्रोमेट की तो उससे कॉस्ट कम होती है। जबकि आप अगर बात करते हैं 12 माइक्रोन जिंक निकल ब्लैक ट्राइवेलेंट ब्रोमेट की तो उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। तो एक चार्ट एक दिया गया है जिसकी हेल्प से आप सुन सकते हैं कि डिफरेंट तरह के प्लेटिंग में कॉस्ट कंपैरिजन क्या आता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं साथियों, प्लेटिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सी होती है, तो आपका आंसर है हार्ड क्रोम। हार्ड क्रोम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आती है। अब हम बात करते हैं मोस्ट ड्यूरेबल प्लेटिंग ओवर आयरन। अगर आयरन के ऊपर हम ये कोई हमसे पूछता है कि मोस्ट ड्यूरेबल प्लेटिंग कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा जिंक प्लेटिंग। अगेन अगर हमसे कोई पूछता है कि चीपेस्ट टाइप ऑफ प्लेटिंग कौन सी है, तो फिर उसका भी आंसर हमारा जिंक प्लेटिंग है। और अगर हम हमसे कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग के डिसएडवांटेज क्या है, तो देखिए मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि जो इन्वायरमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हार्मफुल प्रोसेस है, क्योंकि इससे जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज ऑफ वेरी डिफिकल्ट एज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो इससे जो वेस्ट निकलता है वो हमें काफी ज्यादा रेगुलेशंस के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करना होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो जब हम प्लेटिंग करते हैं तो एक हाइड्रोजन डी एम्ब्रिटलमेंट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो ब्रिटलमेंट या वो थोड़ा ब्रिटल हो जाए। हम बात करेंगे थिकनेस की, तो देखिए मिनिमम टू मैक्सिमम थिकनेस जो मिलती है, हम इससे 0.0025 mm से लेकर 0.508 mm तक हम थिकनेस दे सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। अगर हम बात करते हैं प्रिफर्ड मेटल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो क्रोमियम एक प्रिफर्ड मेथड है, काफी लोग इसे प्रेफर करते हैं क्रोमियम को। और मोस्ट एडवाइजेबल प्लेटिंग ओवर आयरन की बात करते हैं जिंक प्लेटिंग है। क्यों जिंक प्लेटिंग है? क्योंकि ये मोस्ट ड्यूरेबल प्लेटिंग में आती है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए सबसे एडवाइजेबल या सबसे चीपेस्ट या सबसे अच्छी प्लेटिंग में जिंक प्लेटिंग को माना जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर साथ में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा या मोस्ट एडवाइजेबल प्लेटिंग कौन सी होती है ओवर एल्यूमिनियम, तो वो निकल प्लेटिंग है। साथ में एक अगला क्वेश्चन भी आता है कि बेस्ट प्लेटिंग फॉर रस्ट प्रिवेंशन, सबसे अच्छी प्लेटिंग कौन सी रस्ट प्रिवेंशन में देती है, तो जिंक निकल प्लेटिंग है, जिसमें 85% जिंक और 15% निकल का यूज किया जाता है। और ये सबसे बेस्ट जिंक हमें रस्ट प्रिवेंशन देती है। एक एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लेटिंग विच लुक सिमिलर टू गोल्ड, कौन सी प्लेटिंग है, तो वो पैलेडियम प्लेटिंग है। हालांकि यहाँ पे वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया है, बट इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कभी भी प्लेटिंग के लिए यूज नहीं हो सकता है, तो साथ मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम प्लेटिंग में कभी भी यूज नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज की बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिंग की, तो इसमें सॉल्यूशंस को रेगुलर हमें मॉनिटर करना होता है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो हमें रेगुलर हमें इसमें इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वोल्टेज की बात करते हैं, 2 से 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। टेम्परेचर की बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो लगभग 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। तो साथियों आज हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस या फिर मेटल प्लेटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझा, और मेटल प्लेटिंग प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिस प्लेटिंग को समझा है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रही साथियों हमारी ये। ऐसी वीडियो मैं आगे बनाता रहूंगा। अपने कमेंट समय दीजिए ताकि आने वाली वीडियो में आप कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम अपना डिस्कशन कर सकें। साथियों नमस्कार, जय हिंद।